दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। बात को समझो, आप दबा दो। आप सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को नया साल भी बहुत बहुत मुबारक। ऊपर वाला करे कि नए साल में आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाए, जो भी सपने देखे हैं वो सब के सब कंप्लीट हो जाए। और अगर किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा चल रहा है तो उनका ब्रेकअप हो जाए, कंप्लीटली हो जाए भाई साहब, बिल्कुल साफ साफ। केजीएफ के हीरो यश की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है टॉक्सिक। और यश के हिसाब से इससे बड़ी फिल्म इससे पहले कभी भी हिंदुस्तान में नहीं बनी है। यह हीरो यश का मानना है। हर हीरो यही मानता है कि जो उसकी फिल्म है वो ऐसी फिल्म है कि वैसी फिल्म पहले कभी बनी ही नहीं। ये पब्लिक डिसाइड करेगी कि वाकई जो ये सोच रहा है वो सही है या गलत है। आप सभी जानते हैं कि 19 मार्च यानी ईद पर रिलीज हो रही है धुरंधर 2। और धुरंधर वो फिल्म है कि अनाड़ी से अनाड़ी भी ये बात बता सकता है कि इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस होगा 100 CR प्लस। तो जाहिर सी बात है ईद पर कोई दूसरी फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। लेकिन यश का ऐसा मानना है कि उसकी फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है और उसकी फिल्म को भी ईद पर ही रिलीज होना चाहिए। तो इस वक्त तक यश अड़ा हुआ है कि मैं अपनी फिल्म को ईद पर ही रिलीज करूंगा। लेकिन फिर भी मेरा यह पूरा मानना है कि कुछ दिनों पहले यश को यह समझ में आ जाएगा कि उसकी फिल्म का धुरंधर 2 से कोई मुकाबला नहीं है और वो अपनी रिलीज डेट चेंज कर देगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इस वक्त तक ये फिल्म 19 मार्च को ही रिलीज हो रही है। तो कुछ दिनों पहले यश ने कियारा का एक पोस्टर रिलीज किया और बताया कि कियारा का ये फर्स्ट लुक है फिल्म के अंदर। फिर यश ने हुमा कुरैशी का एक पोस्टर रिलीज किया और बताया कि हुमा कुरैशी का ये लुक है फिल्म के अंदर। इसका मतलब ये है कि यश इन दोनों ही हीरोइनों को बहुत बड़ी सुपरस्टार मानता है। उस बेचारे का ऐसा मानना है कि अगर वो इनका फर्स्ट लुक रिलीज करेगा तो पूरा हिंदुस्तान वो फर्स्ट लुक देखकर पागल हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये डिसाइड कर लेगा कि उनको ये फिल्म देखनी ही देखनी है। क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में साला। ऊपर वाले ने किस गोले पे मुझे भेज दिया। अरे यश भाई साहब, अरे भाई साहब, आपको ये बात किसी ने क्यों नहीं बताई कि जो हुमा कुरैशी है और कियारा एडवाणी है उनके घर वाले भी उनकी फिल्म नहीं देखते आज की तारीख में। हाँ, एक वक्त में कियारा की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन भाई साहब वो शादी कर चुकी है, माँ बन चुकी है एक बच्चे की। आज की तारीख में उस बेचारी की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। और हुमा कुरैशी तो कभी एक्ट्रेस बनी ही नहीं, उस बेचारी की तो कभी कोई फैन फॉलोइंग रही ही नहीं। तो मेरे भाई, आप जो ये मेहनत कर रहे हो, इन लड़कियों का फर्स्ट लुक रिलीज कर रहे हो और अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हो, ये बिल्कुल ही गलत है। इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको पब्लिक को दिखाना है तो ये दिखाइए कि आपका क्या लुक है और आप इस फिल्म में क्या कर रहे हो। ये तो आप सभी जानते हैं कि धुरंधर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है, लेकिन धुरंधर अभी भी चौथे वीक में बहुत ही जबरदस्त बिजनेस कर रही है। इस फिल्म ने थर्सडे को तकरीबन 30 CR का बिजनेस किया था और भाई साहब संडे को इस फिल्म ने फिर से तकरीबन 25+ CR का बिजनेस किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितना जबरदस्त बिजनेस कर रही है, कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। यानी कि इस फिल्म ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जो इस फिल्म के निर्माता हैं वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये फिल्म 730 CR का बिजनेस अब तक कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि मेकर्स इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 900 CR प्लस बताएंगे, उससे कम हो नहीं सकता उनके हिसाब से। लेकिन रियल बिजनेस होगा तकरीबन 500 CR प्लस, यानी कि जो निर्माता है वो इस फिल्म का बिजनेस तकरीबन डबल बताएंगे। ये चलन तो बहुत सालों पहले आ गया था कि हर निर्माता 25% बिजनेस बढ़ाने लगा था। अगर किसी फिल्म का बिजनेस 100 करोड़ होता था तो निर्माता बताता था 125 CR। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब कोई भी लिमिट नहीं रही। बॉलीवुड में ऐसे दो निर्माता है, दिनेश विजन और ज्योति देशपांडे, जिनके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये दोनों ही कुछ भी बिजनेस डिक्लेयर करते हैं, जो इनकी मर्जी में आता है वो डिक्लेयर करते हैं। दिनेश विजन की एक फिल्म आई थी भूल चूक माफ, उसका रियल बिजनेस है 22 CR। इस भाई ने उसका बिजनेस बताया 80 CR प्लस। छावा के साथ भी यही किया गया, छावा के कलेक्शंस बढ़ाए गए तकरीबन 250 CR। ये सबको पता है कि धुरंधर सुपरहिट है, धुरंधर बहुत ही जबरदस्त बिजनेस कर रही है और धुरंधर का रियल बिजनेस होगा 500 CR प्लस।
लेकिन जो निर्माता हैं वो बताएंगे 900 CR प्लस, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉलीवुड में जितने भी एथिक्स हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, अब कोई लिमिट नहीं रही। जिस निर्माता की जो मर्जी में आ रहा है वो अपनी फिल्म का बिजनेस बता रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सलमान खान की पिछली तकरीबन 10 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर है। पिछले तकरीबन 8 साल से यही कहा जा रहा है कि बस इस फिल्म से सलमान का कमबैक हो जाएगा, इस फिल्म से सलमान का कमबैक हो जाएगा। फिल्म आती है, डिजास्टर होती है, चली जाती है। अब सलमान की फिल्म आ रही है बैटल ऑफ गलवान, और बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये फिल्म हिट हो जाएगी, सल्लू का इस फिल्म से कमबैक हो जाएगा। कुछ सालों पहले गलवान घाटी में चाइनीज के सोल्जर्स आ गए थे, वो इंडियन सोल्जर्स के साथ लड़े थे, वहां बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे। उसी कहानी पर इस फिल्म को बनाया गया है। कल सलमान का जन्मदिन था और इसी मौके पर इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया। टीजर चालू होती है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां दिखाई गई है और पीछे से सलमान डायलॉग्स बोलना शुरू करता है कि जवानों हमेशा याद रखना, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना। इसके आगे सलमान जय जयकार करना शुरू करता है, बिरसा मुंडा की जय, बजरंगबली की जय, भारत माता की जय। और फिर सलमान सोल्जर्स के साथ स्क्रीन पर आता है। सलमान ने ये जय जयकार इसलिए की है क्योंकि सलमान हमारे हिंदू भाइयों को खुश करना चाहते हैं। उसका ऐसा मानना है कि अगर वो ये जय जयकार करेगा तो जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भर भर कर इस फिल्म को देखने जाएंगे। लेकिन सलमान भाई, मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको आपकी फिल्म देखनी ही नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं देखनी है, फ्री भी नहीं देखनी है। तो आप ये जो ड्रामा कर रहे हो इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, आप मेरी बात मानो। अब सलमान एक लकड़ी को लेकर इस तरह से खड़ा होता है, ऐसा पोज बनाता है जैसे कि कोई क्रिकेटर मैच खेल रहा हो और वो बैट लेकर खड़ा होता है जब गेंदबाज सामने से गेंद करने के लिए आता है। तो इधर सलमान का ये पोज है और उधर से चाइनीज सोल्जर्स आना शुरू करते हैं। अब यहां जो सलमान का एक्सप्रेशन है वो इतना कमाल का है कि पूछो मत भाई साहब। इस एक्सप्रेशन को देखकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आपको एक्टिंग करने के लिए कहता कौन है, आप एक्टिंग छोड़ क्यों नहीं देते? जिस चीज से आपका कोई लेना देना नहीं है उसको आप जबरदस्ती क्यों करना चाहते हो? एक्चुअली यहां जो एक्सप्रेशन होना चाहिए था वो बहुत ही खतरनाक होना चाहिए था, क्योंकि लड़ने के लिए तैयारी हो रही है। लेकिन यहां भाई साहब एक्सप्रेशन ऐसा दे रहे हैं जैसे सामने से कोई लड़की आ रही है और भाई साहब खुश हो रहे हो। अरे भाई साहब, क्या करते हो गुरुजी? यहां बैकग्राउंड में गाना बजना शुरू होता है, मेरा दिल है मेरी जान है, मेरा भारत देश महान है। गाना बहुत सुंदर है। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और साजिद वाजिद टीम ने, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही म्यूजिक डायरेक्टर टैलेंटेड लोग हैं। और अब इस टीजर के आखिर तक सलमान वही लकड़ी का डंडा लेकर खड़ा हुआ है, कभी लॉन्ग शॉट में, कभी मिड शॉट में, कभी क्लोजअप में, और पीछे ये गाना कंटिन्यू बज रहा है। एंड में आता है जय हिंद जय हिंद जय हिंद, और चाइना के सिपाही आ चुके हैं और अब सलमान एक डंडे से किसी सिपाही को मारता है और टीजर खत्म हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो टीजर है ये बहुत ही खराब टीजर है, ये बढ़िया टीजर नहीं है। इस टीजर को देखकर मिलिट्री के बहुत सारे ऑफिसर्स भड़क उठे हैं, वो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि भाई सलमान को ये फिल्म नहीं बनानी चाहिए, बल्कि सलमान को कोई भी फिल्म मिलिट्री पर बनानी ही नहीं चाहिए, जबकि उस बेचारे को एक्टिंग नहीं आती, उसको एक सोल्जर के रोल को निभाना नहीं आता। मुझे इस टीजर में जो लोकेशन दिखाए गए हैं वो अच्छे लगे, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये टीजर कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। आप इस टीजर को देखकर क्या समझते हैं? आपको ये फिल्म थिएटर में देखनी है या नहीं देखनी है? मुझे तो देखनी ही पड़ेगी, मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा, देखकर रिव्यू देना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर मैं बहुत सारे लोगों के रिएक्शन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म इस टीजर के साथ ही फ्लॉप हो गई है, इस फिल्म का चलना नामुमकिन है। ये तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 छोड़ दी है। दृश्यम 3 के निर्माता कुमार मंगत साहब ने अक्षय को लीगल नोटिस भेजा था। अक्षय ने उस लीगल नोटिस का रिप्लाई किया है। अक्षय ने कहा है कि भाई, जब मैंने ये फिल्म साइन की थी, जो कहानी आपने मुझे उस वक्त सुनाई थी वो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन जो कहानी अब मुझे आप सुना रहे हो ये वो कहानी है ही नहीं, ये उतनी अच्छी कहानी है ही नहीं। अब इस बात का कोई सबूत दे नहीं सकता
कि वो कहानी बढ़िया थी या ये कहानी बढ़िया है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उससे पहले अक्षय को क्या कहानी सुनाई गई थी, अब कौन सी कहानी सुनाई जा रही है। कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा झगड़ा है जिसका कोई भी हल निकल नहीं सकता। मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये बॉलीवुड का झगड़ा है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। फाइनली ये होगा कि दोनों अपनी अपनी जगह खामोश बैठ जाएंगे, दोनों एक दूसरे को अवॉइड करना ही बेहतर समझेंगे। और जो रिप्लाई अक्षय खन्ना ने दिया है उससे बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी आदमी ये साबित कर ही नहीं सकता कि अक्षय खन्ना गलत है या सही है। तो होगा ये कि अब कुमार जी भी खामोश बैठ जाएंगे, अक्षय भी खामोश बैठ जाएगा। अब अक्षय इस फिल्म को नहीं करेगा, टाटा बाय बाय। तनुश्री दत्ता ने कहा है कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यहां तक कि 90% लोग वो हैं जो मान लेते हैं, जहां देखो वहां रोल बनाते रहते हैं पार्टी में और फूंकते रहते हैं। और सुनिधि चौहान ने एक शो किया, जरा देख लीजिए वहां किस तरह से परफॉर्म किया। देख लिया भाई साहब आपने, सुनिधि की जो एज है उस एज में इस तरह से परफॉर्म करने का मतलब एक ही है कि माल लेकर परफॉर्म कर रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं 99% जितने भी सिंगर्स हैं वो माल लेकर ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि माल लेने के बाद ये थकते नहीं हैं, माल लेने के बाद ये जबरदस्त उछल कूद करते हैं। और जो सामने वाले हैं देखने वाले, उनको पता चल जाता है कि इसने माल लिया हुआ है। तो मैं एनसीबी से कहना चाहता हूं कि जब भी कोई सिंगर परफॉर्म कर रहा हो उसको उसी वक्त पकड़िए, उसका ब्लड टेस्ट लीजिए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उस ब्लड टेस्ट में वही आएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यानी कि गारंटी के साथ आप पाएंगे कि उस सिंगर ने माल लिया हुआ है, माल लेकर परफॉर्म कर रहा है। 2025 खत्म हो गया है और इस साल भी 5 फिल्में हिट हुई है, जैसे कि हर साल 4-5 फिल्में हिट हुआ करती हैं। मैं आप लोगों को हमेशा ही बताता हूं कि इन बॉलीवुड वालों का रिकॉर्ड इतना खराब है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। साल में तकरीबन 200 फिल्में बनती है, 200 फिल्मों में से सिर्फ 5 फिल्में हिट होती है। यानी कि इन लोगों का सक्सेस रिकॉर्ड है तकरीबन 2-3%। 2-3% आप अंदाजा लगाइए। और इसके बावजूद हर बॉलीवुड वाला अपने आप को जीनियस मानता है। हर बॉलीवुड वाला यह कहता है कि उसी को पता है कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। मतलब ये 2-3% सक्सेस रेट के बावजूद भी इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। इन लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हाँ यार हमारा सक्सेस रेट इतना खराब है कि हम 1 नंबर के चूतियां हैं, हमें कुछ नहीं पता फिल्मों के बारे में, हम सिर्फ तुक्का लगाते हैं और तुक्का लगाने से 100 में से 1 या 2 फिल्म हिट हो जाती है। तो इस साल जो 5 फिल्में हिट हुई हैं उनके नाम है छावा, धुरंधर, यानी कि 2 प्रोपगेंडा फिल्म्स और 3 लव स्टोरीज, एक दीवाने की दीवानियत, तेरे इश्क में, सैयारा। तो 3 रोमांटिक फिल्मों के हिट होने से तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आज की जो ऑडियंस है वो लव स्टोरीज देखना चाहती है। आज हिंदुस्तान में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वो सभी लोग प्यार इश्क में ही बिजी हैं, क्योंकि काम तो किसी के पास है नहीं, पढ़ने जाते हैं पढ़ते नहीं है, तो जाहिर सी बात है सब के सब इश्क में मुब्तला है। और यही वजह है कि जब भी कोई रोमांटिक फिल्म रिलीज होती है तो ये लोग उसको देखने जाते हैं, वो सुपरहिट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में बॉलीवुड वालों को अगर कोई सेफ फिल्म बनानी है तो रोमांटिक फिल्म ही बनाओ भाई साहब, रोमांटिक फिल्म के चलने के ज्यादा चांसेस हैं। और मेरे हिसाब से प्रोपगेंडा फिल्म बनाना भी बिल्कुल सेफ है। लेकिन यह कहना बड़ा मुश्किल है कि पब्लिक किस प्रोपगेंडा फिल्म को पसंद करेगी, किसको नहीं करेगी। गारंटी के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। तो जब पूरे साल में 5 फिल्में हिट हुई हैं तो इस साल के ऐसे वो कौन से एक्टर हैं जो एकदम रॉक कर रहे हैं, टॉप पर हैं? ये एक्टर हैं डबल ढोल की रणवीर सिंह, मालेगांव का सुपरस्टार कैट का ड्राइवर विक्की कौशल। हर्षवर्धन राणे को भी इस साल सक्सेस मिली, उसकी फिल्म भी एक दीवाने की दीवानियत सुपरहिट रही और सिर्फ उसी की वजह से ये फिल्म चली। हालांकि फिल्म सैयारा एक कोरियन फिल्म को कॉपी करके बनाई गई है, लेकिन फिल्म सुपर डुपर हिट रही और फिल्म का जो हीरो है आहान पांडे वो भी रॉक कर रहा है। देखिए अगली फिल्म उसकी चलेगी या नहीं चलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो फिल्म सैयारा है वो सिर्फ उसकी वजह से नहीं चली। फिल्म सैयारा चली है सिर्फ और सिर्फ एक गाने की वजह से जो बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हो गया था। लेकिन फिल्म म्यूजिक की वजह से चली हो या एक्टर की वजह से चली हो, फिल्म सुपर डुपर हिट रही। यही वजह है कि आहान पांडे को भी इस साल का टॉप एक्टर माना ही जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि भाई 2025 में कौन सी फिल्में हिट हुई फ्लॉप हुई, वो तो मैंने बता दिया।
कौन से हीरो टॉप पर है वो भी बता दिया, लेकिन हीरोइनों का क्या? हीरोइनों का कुछ भी नहीं। आज की तारीख में बॉलीवुड में हीरोइनें है ही नहीं भाई साहब। तो ना ही कोई टॉप पर है, ना ही कोई हिट है, ना ही कोई फ्लॉप है। पूरे साल में एक ही एक्ट्रेस है कृति सेनन, जो टॉप पर रही और जो आगे भी टॉप पर रहेगी 2026 में। क्योंकि आज की तारीख में बॉलीवुड में एक ही एक्ट्रेस कृति सेनन बची है जिसको आप ये कह सकते हो कि यार सुंदर एक्ट्रेस है, टैलेंटेड है, जो एक्टिंग भी अच्छा करती है, डांस भी अच्छा करती है। एक जमाना था जब कोई भी आंखें बंद करके कह सकता था कि ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, दीपिका वगैरह वगैरह। आज ऐसी एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में रही ही नहीं। आज सिर्फ एक कृति सेनन ही है जिसको इस तरह से कहा जा सकता है कि यार कृति सेनन है। अब आप कहोगे कि भाई सबके बारे में बता दिया, डायरेक्टर के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? इस साल वो कौन सा डायरेक्टर है जो हिट रहा? वो सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, आदित्य धर। आदित्य धर की धुरंधर सुपरहिट हो चुकी है और आदित्य धर भी टॉप पर पहुंच चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फिल्म के लिए। आदित्य धर आज भी उस लीग में नहीं है जहां राजू हिरानी है, एसएलबी है। और जिस तरह की फिल्में आदित्य धर बनाता है, मेरे ख्याल में वो अपनी जिंदगी में कभी उस लीग में जा ही नहीं पाएगा जहां राजू हिरानी को माना जाता है, संजय लीला भंसाली को माना जाता है। बॉलीवुड में ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो अपना पिछवाड़ा शूट कराना चाहती है, जानबूझकर शूट कराती है। जो फोटोग्राफर से उनसे कहती है कि मुझे पीछे से शूट करके रिलीज कर दो, मुझे सुपरहिट बना दो। और ऐसी ही लड़कियों में से एक है मालती चहर, जो इस साल बिग बॉस में थी। जरा देखें किस तरह से शूट करा रही है ये, एक बार नहीं दो बार। लेकिन बॉलीवुड में ऐसी लड़कियां भी हैं जो खानदानी लड़कियां हैं, जिनको शर्म है, जो इस तरह की हरकतें नहीं करती। अशनूर को जब फोटोग्राफर्स पीछे से शूट करना चाहते थे तो देखिए अशनूर ने क्या किया। थैंक यू गाइस, थैंक यू मैम। मुझे पता आप लोगों का आप क्या करते हो। अशनूर ने फोटोग्राफर्स को अपना पिछवाड़ा दिखाया ही नहीं। उसने कहा कि मैं आपको शूट करने ही नहीं दूंगी पीछे से। इससे पहले ईशा मालविया भी ये कर चुकी है। उसने भी फोटोग्राफर से कहा था कि आप मुझे पीछे से शूट नहीं करना, मैं आपको पीछे से शूट नहीं करने दूंगी। तो कहने का मतलब यह है कि आज भी बॉलीवुड में ईशा और अशनूर जैसी लड़कियां हैं जिनको अपने खानदान की इज्जत की फिक्र है, जिनको थोड़ी बहुत शर्म है, जो ऐसी हरकतें नहीं करती जो नहीं करनी चाहिए। नया साल आ ही गया है और जितने भी प्यार करने वाले हैं वो इंडिया छोड़कर बाहर चले गए हैं ऐश करने के लिए। ऐसा ही एक जोड़ा है इब्राहिम यानी कि सैफ अली खान का बेटा और पलक तिवारी का। इब्राहिम और पलक भी हनीमून पर जा चुके हैं। ये लोग भी कहीं नया साल मनाएंगे विदेश में, ऐश करेंगे। भाई साहब, राजू हिरानी ने एक फिल्म बनाई थी रणबीर कपूर के साथ जिसका नाम था संजू, और उसका जो डायलॉग था गप्पा गप गप्पा गप गप्पा गप, मुझे बहुत पसंद है यार वो डायलॉग। मुंबई में एक लड़की है, उड़ा दिए हैं। भारती सिंह ने दूसरे बेटे को जन्म दे दिया है। हालांकि भारती सिंह को बेटी चाहिए थी लेकिन बेटा हो गया। ऊपर वाले की मर्जी है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। तो अब भारती सिंह को 2 बेटे हो गए हैं। भारती सिंह अपने बड़े बेटे को लेकर लोखंडवाला में एक कैफे में गई और वहां अपने बेटे के लिए अच्छे अच्छे केक्स खरीदे। ये वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि मुंबई में जो एक्टर हैं वो किस तरह से घुमा करते हैं। यहां मुंबई में जब एक्टर्स बाहर निकलते हैं तो ऐसा क्रेज नहीं होता कि भाई पब्लिक देखकर पागल हो जाए। अगर भारती कहीं यूपी में इस तरह से चली जाती तो भाई साहब वहां हंगामा हो जाता, दंगा हो जाता, लोग पता नहीं कितने लोग इकट्ठे हो जाते। एक डायरेक्टर है अनिल शर्मा साहब, अपने वक्त में कभी जब उनका वक्त हुआ करता था बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने, लेकिन अब बहुत सालों से अनिल भाई कोई भी बढ़िया फिल्म नहीं बना सके। हालांकि गदर 2 सुपरहिट रही, लेकिन गदर 2 एक बहुत ही घटिया फिल्म थी, बिल्कुल सी ग्रेड फिल्म थी, भोजपुरी फिल्म थी। गदर से पहले भी अनिल साहब ने अपने बेटे के लिए फिल्म बनाई, नहीं चली। गदर 2 के हिट होने के बाद भी अनिल ने अपने बेटे के लिए 2 फिल्में बनाई, नहीं चली। कहने का मतलब यह है कि पब्लिक ने अनिल शर्मा के बेटे को एज ए हीरो मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। अनिल शर्मा
शर्मा के बेटे यानी कि उत्कर्ष शर्मा की जीरो फैन फॉलोइंग है। अनिल भाई का जो ड्राइवर है, ऑफिस बॉय है, नाई धोबी कसाई हलवाई है, उनको भी उत्कर्ष की फिल्म नहीं देखनी एज ए हीरो। लेकिन बाप तो बाप होता है, बाप मोह तो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। यही वजह है कि अनिल भाई अब फिर से एक फिल्म बना रहे हैं अपने बेटे के लिए। अनिल भाई को पूरी उम्मीद है कि यह फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी और अनिल भाई का बेटा बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। क्या ही बोले, क्या कहे, मतलब क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में। अरे अनिल भाई, जब आपका बेटा 4-5 फिल्मों में नहीं चला, आज भी आपके पड़ोसी को भी ये नहीं पता कि आपका बेटा हीरो है, तो अब पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? अनिल भाई, ये बात मानने के लिए आप तैयार क्यों नहीं हो कि आपका बेटा लड़का दिखता ही नहीं है, लड़की दिखता है। आपका बेटा मीठा दिखता है। आपके बेटे को कभी भी पब्लिक हीरो मान ही नहीं सकती। और दोस्तों, इस फिल्म का नाम है अर्जुन नागा। अर्जुन नागा। अबे भाई साहब, अनिल शर्मा साहब, उत्कर्ष को, मीठे लौंडे को अर्जुन नागा पब्लिक कैसे मानेगी? मतलब पब्लिक उत्कर्ष को 100 गुंडों के साथ लड़ते हुए कैसे देखेगी? भाई साहब, आप मेरी बात मानो, मत बनाओ फिल्म। भाई साहब, फिल्म बनने से पहले ही सुपर डुपर डिसास्टर है, पैसे बर्बाद ना करो, बात मान लो। ये तो मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता चुका हूं कि अनीस बज़्मी अपनी नई फिल्म शुरू करने वाला है अक्षय कुमार के साथ। हीरोइन है विद्या बालन और एक और यंग हीरोइन को इस फिल्म में लिया जाएगा। इस फिल्म की शूटिंग चालू होगी 19 जनवरी को और इस फिल्म का प्रोड्यूसर है दिल राजू, यानी कि तेलुगु फिल्मों का बहुत बड़ा निर्माता। एक्चुअली हुआ यह था कि कुछ सालों पहले दिल राजू साहब ने अनीस बज़्मी को एक फिल्म के लिए साइन किया था। हीरो था शाहिद कपूर। फिल्म की शूटिंग चालू होने ही वाली थी और एक हफ्ता पहले शाहिद ने उस फिल्म को करने से मना कर दिया था। उस टाइम तक निर्माता के तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। अब वो फिल्म बंद होने के बाद वो सारे पैसे वेस्ट हो गए थे। अगर फिल्म ना बनती तो जाहिर सी बात है वो पैसे कभी भी रिकवर नहीं हो सकते थे। यही वजह है कि दिल राजू ने बड़ी कोशिश करके अक्की को यह फिल्म करने के लिए मनाया। तो अब ये फिल्म बन रही है, इसका मतलब यह है कि दिल राजू के जो पैसे लगे थे वो रिकवर हो जाएंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि तकरीबन 1 महीने से विक्रम भट्ट और उसकी वाइफ राजस्थान की एक जेल में बंद है। उन्होंने किसी डॉक्टर के तकरीबन 30-40 करोड़ रुपए हड़ लिए थे। किसी डॉक्टर को बेवकूफ बनाकर उसको लूट लिया था। इसी केस में ये दोनों जेल में बंद है। हर 10 दिन के बाद ये दोनों जमानत के लिए अर्जी लगा रहे हैं। अदालत नहीं मान रही है, अदालत जमानत नहीं दे रही है। अब 2 दिन पहले फिर से अदालत ने इनकी जमानत खारिज कर दी है। कहने का मतलब यह है कि अब यह किसी को नहीं पता कि विक्रम भट्ट और उसकी पत्नी जेल में कब तक रहेंगे। 2 महीने भी रह सकते हैं, 4 महीने भी रह सकते हैं, 6 महीने भी रह सकते हैं। अब जरा सोच करके देखिए कि विक्रम भट्ट के पास अगर हजारों करोड़ रुपए भी हैं तो उनका क्या फायदा अगर उसकी पत्नी भी जेल में बंद है। विक्रम भट्ट को यह चाहिए कि वो फौरन ही ये कहे कि भाई मैं आपके 40 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, आप मुझे छोड़ दीजिए, खत्म। ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड वालों पर इल्जाम लगता रहता है माल लेने का। बॉलीवुड वालों का नाम किसी ना किसी केस में आता रहता है माल के चक्कर में। कुछ दिनों पहले पुलिस ने ओरी को बुलाया था स्टेटमेंट के लिए। श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत को भी बुलाया था स्टेटमेंट के लिए। श्रद्धा को भी नोटिस दिया था लेकिन श्रद्धा नहीं गई। इसका मतलब यह हुआ कि श्रद्धा ने तोड़ पानी कर लिया, श्रद्धा को वहां नहीं जाना पड़ा। जब कभी लॉकडाउन था, कोरोना चल रहा था, उस वक्त भी एक केस ऐसा मीडिया में आया था और बहुत सारे बॉलीवुड वालों को बुलाया गया था पूछताछ के लिए और उस वक्त एनसीबी ने रकुल प्रीत को भी बुलाया था। अब हैदराबाद पुलिस ने 2 माल के सप्लायर्स को पकड़ा है। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने रकुल प्रीत के भाई का नाम लिया। अब हैदराबाद पुलिस रकुल के भाई को अरेस्ट करना चाहती है लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा है। यही वजह है कि हैदराबाद पुलिस ने 3-4 टीमें बनाई है। वो टीमें रकुल के भाई को सर्च कर रही हैं, रकुल के भाई को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं और रकुल का भाई भागा भागा फिर रहा है, यानी कि फरार है। यानी कि कुछ दिनों पहले रकुल पर माल का इल्जाम लगा था, अब भाई पर माल का इल्जाम लगा है। यानी कि पूरी फैमिली ही फेमस है भाई साहब, पूरी फैमिली ही माल के चक्कर में लगी हुई है। अब सच है कि झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, ये तो पुलिस ही डिसाइड करेगी। लेकिन बार बार इनका नाम ऐसे केस में आता जरूर है। लेकिन जो लोग माल के शौकीन है भाई साहब वो कभी सुधर नहीं सकते। मरते दम तक ये काम करते रहेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही जेल जाना पड़ जाए सालों को। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।